तो भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपने फॉर्मूला रट लिया और टेंड्स टू जीरो मतलब मैथमेटिक्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ऐसे केमिस्ट्री नहीं होती है। और जो नारायणा इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं, ये कई साल से उनके स्टडी मटेरियल में आ रहा होगा। यार आंखें खोलो, सही कंसेप्ट ये है। मैंने अपने दोस्तों को भी, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन भेजा था कि मुझे बेहतरीन लगा। क्वेश्चन वाकई में बेहतरीन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की परतें खोल देगा ये क्वेश्चन। लेकिन जिन्होंने आंसर दिया कि ए भी सही है बी भी सही, इससे बड़ा ब्लंडर होगा क्या? दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर किया था जो मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था। वो नारायणा के किसी स्टडी मटेरियल या किसी टेस्ट पेपर का क्वेश्चन था। लिक्विड सॉल्यूशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेसिस पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। जिसने ये क्वेश्चन बनाया है मैं उसको दाद देता हूं। लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था वो गलत दिया हुआ था। मैंने इनफैक्ट इस क्वेश्चन को फिर, जैसे आजकल एआई बहुत हुआ बना हुआ है, मैंने एआई से भी इस क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करी। मैंने इस क्वेश्चन को जब जेमिनी से पूछा तो जेमिनी ने भी इसके वही चारों ही आंसर करेक्ट दिए। तो जो इसका गिवन आंसर था वो था ए बी सी डी, ऑल ऑप्शंस वर करेक्ट। ये आंसर दिया था नारायणा के जो टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन था, जो आंसर की थी। इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ था। एक अजीब सा डायग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, देखिए जरा इस डायग्राम को। ये डायग्राम उन्होंने एज ए सॉल्यूशन लिखा हुआ था। अब इस डायग्राम से कहीं कुछ समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ए बी सी डी चारों ऑप्शन होंगे या नहीं होंगे? खैर, तो जब मैंने जेमिनी से इसको पूछा तो जेमिनी ने भी पहले यही कहा कि भाई इसके चारों ही ऑप्शन सही होंगे। और इसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे हेनरीज लॉ और रॉल्ड्स लॉ का केसेस इसमें अप्लाई होंगे, और जब केसेस अप्लाई होंगे तो किस तरीके से ए भी करेक्ट होगा और बी भी करेक्ट हो जाएगा। सी और डी के बारे में भी उन्होंने बात करी कि भाई सी करेक्ट होता है, डी करेक्ट होता है। तो जेमिनी ने चारों ऑप्शन सही दिए। मैंने इसको फिर चैट जीपीटी से भी पूछने की कोशिश करी। चैट जीपीटी ने भी इसका जवाब दिया। तो चैट जीपीटी ने भी इसका गोलमोल सब ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन उन्होंने करेक्ट बताए। डी में कहा कि ये क्योंकि ऑलवेज करेक्ट लिखा हुआ है तो शायद इसलिए ये सही नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को, जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, पॉजिटिव डेविएशन का क्वेश्चन है, इस पॉजिटिव डेविएशन के क्वेश्चन को आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखते हैं भाई, इसमें इसने कहा है कि एक बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है, दो लिक्विड का पॉजिटिव डेविएशन है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, तो जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, लेट अस से कि यहां पर एक्स ए 0 है, यहां पर एक्स ए 1 है, तो ये मान लेते हैं आपका पी ए नोट है, क्योंकि जब वो एक्स ए 1 हो जाएगा तो ये प्योर ए हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पी बी नोट है, तो एक्स बी यहां पर 0 और एक्स बी यहां पर 1 होगा। तो अगर ये सॉल्यूशन आइडियल रहता तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऐसा रहा होता, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। मतलब आइडियल से थोड़ा ज्यादा वेपर प्रेशर इसमें मिक्सर के लिए रहेगा। तो ए का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है, बी का मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ रहा है। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन में उसने कहा है कि व्हेन एक्स ए अप्रोचेस 0, यानी बात वो कर रहा है एग्जैक्टली उस पॉइंट की जब एक्स ए 0 के लगभग बराबर है, यानी इसके बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं, बिल्कुल पास में पहुंच गए। तो एक नॉर्मल सा अगर हम व्यू लें तो ऐसा लगेगा कि भाई जब ये बिल्कुल एक्स ए 0 को टच करने वाला होगा तो ये जो पी का ग्राफ है ये भी तो मतलब इस आइडियल वाली इक्वेशन, ये जो आइडियल वाला ग्राफ है इस ग्राफ को लगभग टच करने वाला होगा। और क्योंकि लगभग टच करने वाला होगा तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यानी वो लगभग आइडियल बिहेवियर आ जाएगा।
ऐसे ही जब एक्स बी लगभग 0 हो जाएगा, तो एक्स बी लगभग 0 हो जाएगा, तो वो ये पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर जो अपना ये जो सॉलिड वाली लाइन है, जो रियल उसका वेपर प्रेशर था, वो इस डॉटेड वाली लाइन जो कि आइडियली होना चाहिए, इसको लगभग टच करते हुए देखेगा। और जब लगभग टच करते हुए देखेगा तो हम एक ऐसा सोच सकते हैं कि पी भी लगभग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी हो जाएगा, यानी लगभग आइडियल बिहेवियर हो जाएगा। और ऐसा ही कुछ सोच के इसका आंसर लोगों ने दिया है कि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और सी तो करेक्ट होता ही है। क्यों? क्योंकि सी में आपको पता है कि पॉजिटिव डेविएशन में जो ए बी फोर्सेस होते हैं, ए बी फोर्सेस दे आर वीकर। तो जब ए बी फोर्सेस वीकर होंगे, तो जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे, पहले वहां पर ए अलग है, बी अलग है, जब आप ए और बी को मिक्स करेंगे तो ए और ए के मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना है, उनके बीच में बी आएगा, बी के मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, उनके बीच में ए आएगा। अब जो ए और ए के जो फोर्सेस होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे, ए एंड बी फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि उन मॉलिक्यूल को दूर करने में जो एनर्जी चाहिएगी वो ज्यादा चाहिएगी, और जब ए और बी के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करेंगे, जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी और वो कम रिलीज होगी। यानी एनर्जी रिलीज कम हो रही है और एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है इनको सेपरेट करने में। इसका मतलब ओवरऑल ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर ऑप्शन डी हमें पता है, जब हम दो सॉल्यूशंस को, दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं, अगर वो मिक्सिबल लिक्विड है तो उसमें रैंडमनेस बढ़ जाती है, क्योंकि पहले लेटर से कि वी ए वॉल्यूम थी ए की, वी बी वॉल्यूम थी बी की, तो अब जो ए है और बी है वो वी ए प्लस वी बी या उससे भी ज्यादा अगर वॉल्यूम हो गई है, जैसा कि पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाता है, तो अब ए का मॉलिक्यूल भी पूरी वॉल्यूम में और इनफैक्ट उससे भी ज्यादा वॉल्यूम में आप मूव कर रहा है, बी का मॉलिक्यूल भी उससे ज्यादा वॉल्यूम में मूव कर रहा है, तो एंट्रोपी जो है ए और बी दोनों की बढ़ जाती है। ऐसा कुछ सोचा जा सकता है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि भाई हमें जब ए बी सी और डी ऑप्शंस को देखना था तो हमें इस लिमिटिंग केस में देखना था कि जब एक्स ए अप्रोचेस 0। तो ये जो रैंडम वे में, मतलब एक बिल्कुल तुक्का मारने वाली बात है जो लोगों ने करके और ये जो सॉल्व किया कि ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है, ये बिल्कुल मतलब क्वेश्चन इतना बेहतरीन क्वेश्चन और उसकी ऐसी तैसी कर दी लोगों ने। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कैसे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं जरा भाई, मतलब केमिस्ट्री को अगर आपको समझना है, केमिस्ट्री को अगर आपको सीखना है तो माइक्रो लेवल पर उसको विजुअलाइज करना सीखिए। यदि आप माइक्रो लेवल पर विजुअलाइज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को समझिए, एटम्स को समझिए, तभी आप सही मायने में केमिस्ट्री सीख पाएंगे। अदरवाइज केवल मैथमेटिकल इक्वेशन सीखने से कुछ नहीं होता भाई। फॉर्मूला सीख लिया, रट लिया, सोल्व कर लिया, ऐसे नहीं चलता केमिस्ट्री में। अगर आपको सही में केमिस्ट्री सीखनी है तो मॉलिक्यूलर लेवल पर खेलना, सोचना, लिखना सीखिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि भाई इस एक्स ए अप्रोचेस 0, एक्स ए अप्रोचेस 0, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में या जो मिक्सर है वो ऑलमोस्ट प्योर बी हो जाएगा। और जब वो ऑलमोस्ट प्योर बी हो जाएगा तो उसको समझिए कि ये मतलब अपना एक वेसल है, उस वेसल में वो लगभग बी के मॉलिक्यूल है, ये मान लेते हैं बी के मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल का नंबर बहुत बड़ा है, मैं आपको थोड़े गिन के दिखा रहा हूं, कुछ मतलब 10-20 मॉलिक्यूल मैंने दिखाए हैं। तो जब ऑलमोस्ट प्योर बी होगा तो उसके अंदर ए के भी तो कुछ मॉलिक्यूल होंगे, तो जब ए के मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत ही कम होंगे। तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ए का मॉलिक्यूल इक्का दुक्का मॉलिक्यूल होगा
और जब ए का मॉलिक्यूल कोई इक्का दुक्का रेयर मॉलिक्यूल होगा तो यहां सिचुएशन ही आएगी कि उस ए को खाली बी ने सराउंड कर रखा है, और जब ए को बी ने सराउंड कर रखा है तो इस ए को बी ने सराउंड कर रखा है, ए को बी ने सराउंड कर रखा है। लेकिन क्योंकि ज्यादातर जगह पर वहां ए ही है तो ए के सराउंड, ज्यादातर जगह पर बी है तो बी इज सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय बी ओनली, बी ओनली मतलब ऑलमोस्ट। लेकिन जब हम ए की बात कर रहे हैं, जब वो प्योर बी के लगभग बराबर हो जाएगा तो ए इज सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाय बी ओनली। क्यों? क्योंकि उस मिक्सचर में बेटा ये लगभग प्योर बी हो चुका है, लगभग प्योर बी हो चुका है, तो ए के सराउंडिंग में भी बी ही मिलेगा और बी के सराउंडिंग में भी बी ही मिलेगा। तो अब इस मिक्सचर में जो कंडीशन है, क्योंकि कंडीशन ये थी कि ए एंड बी फोर्सेस आर वीकर, तो इसलिए जो ए का इवेपोरेट होने की टेंडेंसी है वो प्योर ए से क्या होगी, क्योंकि ए बी फोर्सेस वीकर है तो पी ए विल बी ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स। जो भी एक्स का मोल फ्रैक्शन होगा उस मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली इतना पी ए होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब ए पर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं वो वीकर लग रहे हैं क्योंकि उसको बी ने अट्रैक्ट किया हुआ है, तो इसलिए ए का जो इवेपोरेट होने की टेंडेंसी होगी वो जरूरत मतलब आइडियली जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा होगी, इक्वल टू नहीं होगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये गलत है। हां, अगर मैं बी की बात करूंगा, बी की बात करूंगा तो बी की ये चीज अब सही हो जाएगी कि पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये करेक्ट होगा। करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि प्योर बी में भी बी को बी ही अट्रैक्ट कर रहा था, और जब ये ऑलमोस्ट प्योर बी बन गया है अब भी बी को बी ही अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए पी बी विल बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी व्हेन एक्स ए अप्रोचेज जीरो। तो इसलिए जो स्टेटमेंट ए था, स्टेटमेंट ए क्या लिख रखा है कि व्हेन एक्स ए अप्रोचेज जीरो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो दिस इज इनकरेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया है। अब इसकी दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। दूसरी सिचुएशन भी लगभग यही है कि भाई अगर हम एक्स ए की जगह एक्स बी को लगभग जीरो ले लेते हैं, तो लगभग जीरो ले लेते हैं तो क्या हो गया, ऑलमोस्ट प्योर ए। और जब ये ऑलमोस्ट प्योर ए होगा तो ए इज सराउंडेड बाय एंड अट्रैक्टेड बाय ए, क्योंकि वो सारा ही तो लगभग ए है, उसमें बी की अमाउंट बहुत कम है, तो ए के सराउंडिंग में ए के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे, और जब ए के सराउंडिंग में ए के ही मॉलिक्यूल मिलेंगे तो अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि नीले वाले मॉलिक्यूल ए के हैं। अब ये जो ए के मॉलिक्यूल है मतलब ए को ए ही अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब ये इवेपोरेट होगा तो ए को अट्रैक्ट अभी भी उतने ही फोर्सेस से किया गया जबकि वो प्योर ए रहा हो। तो प्योर ए में भी ए और ए के फोर्सेस थे, अब भी फोर्सेस ए के साथ ए के ही हैं, तो फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आया। तो अब इस सिचुएशन में पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, क्योंकि फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन यदि मैं इस ब्लैक वाले को अब बी मान लूं जो कि लगभग जीरो है, जिसका मोल फ्रैक्शन लगभग जीरो है, तो यदि ऐसी सिचुएशन बी के साथ होगी तो क्या अब बी पर उतने ही फोर्सेस हैं जितने प्योर बी में रहते?
जी नहीं, क्योंकि अब उस बी को अट्रैक्ट किसने किया? ए ने। और ए के जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो क्या है? क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा था ए और बी का मिक्सचर, तो डेफिनेटली ए बी के फोर्सेज वीक हैं। और ए बी के फोर्सेज यदि वीक हैं तो अब जब हम बात करेंगे बी के लिए, जब बी के लिए हम बात करेंगे, बी इज सराउंडेड एंड अट्रैक्टेड बाई ए ओनली। क्यों? क्योंकि है ही वो ऑलमोस्ट प्योर ए। तो जब इस ब्लैक वाले को हम बी मान लें और उसके सराउंडिंग में खाली ए के मॉलिक्यूल होंगे, तो ए के अगर मॉलिक्यूल होंगे तो अब जो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, सरफेस पे देख लीजिएगा, जब सरफेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा तो वो पहले प्योर बी पर, प्योर बी में जो अट्रैक्टिव फोर्स आएगा वो होगा बी बी का फोर्स। और अब जो अट्रैक्टिव फोर्स है उस बी को किसने अट्रैक्ट करना है? ए ने अट्रैक्ट करना है सरफेस पर। तो ए उसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या कम? कम अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्योंकि वो कम अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी इवेपोरेट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और क्योंकि उसने एक्स बी अप्रोचेज जीरो बोला है तो एक्स बी अप्रोचेज जीरो पर पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी नहीं होगा, बल्कि पी बी विल बी हायर देन पी बी नॉट एक्स बी। दिस इज हाउ, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर आप सोचेंगे तो ये भी इनकरेक्ट होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा। मतलब इस केस में ये इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करते पी ए की तो पी ए विल बी इक्वल टू पी ए नॉट एक्स, वो सही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए। तीसरा ऑप्शन है डेल्टा एच सॉल्यूशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑफ कोर्स, क्योंकि चाहे कितना भी कम डिसॉल्व करें, जितना भी कम डिसॉल्व करेंगे ए और बी के जो फोर्सेस और अट्रैक्शन है वो वीक है। तो क्योंकि वो वीक फोर्सेस है तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ऐसी सिचुएशन में एंडोथर्मिक होता है। अब बात करते हैं इस डेल्टा एच की थी। भाई नॉर्मल वे में जब आप एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड को मिक्स करते हैं, मान लेते हैं भाई एक लिक्विड आपने 10 ml लिया, दूसरा लिक्विड भी आपने मान लो 10 ml ले लिया, मिक्स होने के बाद आइडियल सॉल्यूशन हुआ तो वो 20 ml हो जाएगा, 10 और 10। लेकिन अब ए का मॉलिक्यूल भी पूरे 20 ml में घूम रहा है, बी का मॉलिक्यूल भी पूरे 20 ml में घूम रहा है, तो एंट्रोपी उसकी बढ़ गई। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो 20 से ज्यादा हो जाएगा, मे बी 21, 22, 23। तो उसमें भी ए का मॉलिक्यूल भी पूरे वॉल्यूम में घूम रहा है, बी का वॉल्यूम भी मॉलिक्यूल भी पूरे वॉल्यूम में घूम रहा है, तो बी की एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल एंट्रोपी जब ए की भी बढ़ गई, बी की भी बढ़ गई तो बढ़ जाएगी। लेकिन जब कंसंट्रेशन किसी एक कंपोनेंट की लगभग 0 हो जाती है तब सोचना जरा कि यदि पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ही है कि भैया ए और बी के फोर्सेस वीकर हैं। तो क्योंकि ए और बी के फोर्सेस वीकर हैं तो उस केस में तो मैं कह दूंगा कि एंट्रोपी जो है पॉजिटिव होगी। लेकिन यदि कहीं इसमें नेगेटिव डेविएशन होता, मतलब ये चीज सही है इस पर्टिकुलर केस में और ये दोनों इनकरेक्ट हो गए, तो इसका सही आंसर सी और डी होगा। अब मैं आपको यह भी समझा देता हूं कि जो डेल्टा एस है, डेल्टा एस वाली चीज पॉजिटिव डेविएशन में मैं सही मान रहा हूं, लेकिन अगर नेगेटिव डेविएशन होती तो जरूरी नहीं है कि यह सही होता। लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखते हैं जरा कि भैया अगर नेगेटिव डेविएशन होता, इफ नेगेटिव डेविएशन, तो क्या हो जाता? नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता कि ए और बी के जो फोर्सेस हैं दे आर स्ट्रोंगर। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा कि मान लेते हैं ये आपका ए का मॉलिक्यूल है या कोई जिसकी मतलब ए ले लिया मैंने और ए जो है वो टेंड्स टू 0 है। लेकिन यदि ए और बी के फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो इसके अराउंड जो बी के मॉलिक्यूल आएंगे, वो बी के मॉलिक्यूल क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसके अराउंड में जो मॉलिक्यूल आएंगे उनकी रैंडमनेस घट जाएगी, बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल।
टोटल वॉल्यूम में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं कि इट इज ऑलमोस्ट प्योर बी। भाई एक्स ए अप्रोचिंग 0, तो इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट प्योर बी। तो जब वो ऑलमोस्ट प्योर बी है, वॉल्यूम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर लेवल पर रेंडमनेस है, अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुए तो स्ट्रॉन्ग फोर्स, जैसे हम नॉर्मली सोल्यूट जब कोई सॉलिड वगैरह डिसॉल्व करते हैं, Na+ डिसॉल्व करते हैं, तो Na+ को वाटर अट्रैक्ट करता है, वाटर उसको हाइड्रेट करता है, और उस हाइड्रेशन की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बन जाता है, और उस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से, मतलब NaCl आपने सॉलिड वाटर में डिसॉल्व किया, अब सॉलिड की जगह क्योंकि वो सॉल्यूशन बन गया, Na+ मूव कर रहे हैं, Cl- मूव कर रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो NaCl क्योंकि मूव कर रहे हैं तो रैंडमनेस बढ़नी चाहिए, लेकिन क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल जब उस Na+ को और Cl- को हाइड्रेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, सोलवेट करते हैं, तो उन वाटर के मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट क्रिएट होता है हमारे पास, यानी उसमें एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्रिएट होता है, और क्योंकि ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्रिएट होता है तो इनफैक्ट रैंडमनेस घटती है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल की। सिमिलरली यहां पर भी होगा कि जब वो ऑलमोस्ट प्योर बी होगा, और प्योर बी अगर नेगेटिव डेविएशन है, ध्यान देना, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो ए और बी के फोर्सेस कहीं स्ट्रॉन्ग होंगे, और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से तो बी जो है, बी के मॉलिक्यूल को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना बी का मॉलिक्यूल को ए अट्रैक्ट करेगा, और इसलिए वहां पर एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट उस मॉलिक्यूल के अराउंड क्रिएट होगा, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्रिएट होगा। तो उस केस में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंट्रोपी घट जाएगी, मैं ये कह रहा हूं कि उस केस में एंट्रोपी घट सकती है। वो देखना पड़ेगा कि भाई आपने जब उसको डाला है, वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा, क्योंकि XA टेंड्स टू 0 है, तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो भी टेंड्स टू 0 होगा, तो इस बात के चांसेस होंगे कि एंट्रोपी घट जाए। तो T∆S गिवन क्वेश्चन के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि T हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, तो वो तो 0 से ज्यादा ही होता है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में ∆S पॉजिटिव आएगा ही आएगा। नेगेटिव में कभी कभी ∆S नेगेटिव हो सकता है, अगर डेविएशन नेगेटिव हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आपने फॉर्मूला रट लिया और टेंड्स टू 0 मतलब मैथमेटिक्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ऐसे केमिस्ट्री नहीं होती है। और जो नारायणा इंस्टीट्यूट के जो टीचर्स हैं, ये कई साल से उनके स्टडी मटेरियल में आ रहा होगा, यार आंखें खोलो, सही कॉन्सेप्ट ये है। मैंने अपने दोस्तों को भी, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन भेजा था कि मुझे बेहतरीन लगा, क्वेश्चन वाकई में बेहतरीन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की परतें खोल देगा ये क्वेश्चन। लेकिन जिन्होंने आंसर दिया कि ए भी सही है, बी भी सही, इससे बड़ा ब्लंडर होगा क्या? तो दोस्तों, अगर किसी को मेरे इस बोलने से, मेरे जो मैंने में थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है, उससे किसी को ठेस लगी हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मेरे फिर टीचर से रिक्वेस्ट है कि किसी भी क्वेश्चन को दिए हुए आंसर के साथ टैली करके कि उसका आंसर ये दिया हुआ, उसको ऐसे वैसे जैसे मर्जी जस्टिफाई करने की कोशिश मत किया करिए। प्लीज थिंक एनालिटिकली। और केमिस्ट्री में मतलब अगर आप माइक्रो लेवल पर नहीं सोच सकते तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, गलती होने के चांसेस इवन बढ़ जाएंगे, बेशक वो फिजिकल केमिस्ट्री क्यों ना हो। धन्यवाद।